वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान पहुँच गए हैं। तेहरान पहुँचने पर उनका इस्तकबाल ईरान के वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी ने किया। बाद में मोहसिन नकवी ने इस्कंदर मोमिनी से मुलाकात भी की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान के दौरे में ईरानी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनई के लिए फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम पहुँचाएंगे। अरब मीडिया के ज़राए का कहना है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान में एक मफ़ाहमती याददाश्त तक पहुँचने के तरीक़ों पर बात करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इससे पहले भी 2 मरतबा ईरान का दौरा कर चुके हैं। अरब मीडिया का ज़राए के हवाले से कहना है कि ईरान के मुंजमद फ़ंड्स के हवाले से पेशरफ्त हुई है। मुंजमद फ़ंड्स के हजम और इजरा के वक्त के बारे में इख्तिलाफ़ात बरकरार हैं। ट्रंप ने सालिसों को आगाह किया है कि 60 दिन से ज़्यादा किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। अब ये ईरान पर मुनहसर है कि वो तेज़ी से जवाब दे। और ताज़ा खबर यह है कि लबनानी आर्मी चीफ सरकारी दौरे पर पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दावत पर लबनानी आर्मी चीफ पाकिस्तान का दौरा करने आ रहे हैं। लबनानी आर्मी चीफ सरकारी दौरे पर पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। और अभी आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 नशस्तों पर इंतखाबात आज होंगे। 9,58,480 वोटर्स अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कुल 1,391 पोलिंग स्टेशन में से 349 को हसास और 551 को इंतहाई हसास करार दिया गया है। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इंतखाबी मैदान सजने में बस अब चंद ही घंटों का इंतजार है। इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। मुकामी पुलिस, जीबी स्काउट्स और पंजाब पुलिस की भारी नफरी भी सिक्योरिटी के लिए मौजूद है। इंतखाबी हलकों में कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से फ्लैग मार्च किया गया। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के लिए होने वाले इंतखाबात में मजमूई तौर पर 403 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। 396 मर्द उम्मीदवार जबकि 8 खवातीन उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतरी हैं। पीपल्स पार्टी के 23 उम्मीदवार, नून लीग 22, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 15, पाकिस्तान मुस्लिम लीग 11, JUI के 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। MWM के 7, जमात इस्लामी और MQM के 6 उम्मीदवार इंतखाबी दौड़ में शामिल हैं, जबकि 266 आज़ाद उम्मीदवार भी मुख्तलिफ हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। 24 हलकों में 9,58,480 वोटर्स हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल आज सजेगा। इलेक्शन के सामान की तरसील का अमल जारी है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ुहैब अख्तर GBA2 गिलगित के एक पोलिंग स्टेशन में मौजूद है, जहां अमला अब पहुंच चुका है। उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी बताइएगा, क्या तफसीलात हैं वहाँ की? जी, मैं इस वक्त गिलगित हल्का 2 में मौजूद हूँ और यहाँ पर खवातीन का एक पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर अमला इस वक्त पहुँच चुका है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी यहाँ पर मौजूद है और इस वक्त वो जो सामान उनको दिया गया है उसको तरतीब देने में मसरूफ़ है। यहाँ पर जब हमने मालूम किया वोटर्स की तादाद का तो उनको बताया गया कि 744 कुल वोटर्स यहाँ पर हैं, जो कि खवातीन का ये पोलिंग स्टेशन है। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो कल सुबह यहाँ पर जीबी स्काउट्स और पाकिस्तान रेंजर्स के एहलकार जो है यहाँ के अतराफ में डिप्लॉय किए जाएंगे, जबकि पोलिंग स्टेशन के अंदर पंजाब पुलिस और जीबी पुलिस के एहलकार सिक्योरिटी के फराइज सरंजाम देंगे। आपको बताते चलें कि गिलगित हल्का 2 के तमाम पोलिंग स्टेशन, जो कि इनकी मजमूई तादाद 91 बताई जा रही है, ये तमाम पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। जी, गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात में कई हलकों में बड़े मुकाबले मुतवक्के हैं। GBA1 गिलगित में PP के अमजद हुसैन, नून लीग के शफीकुद्दीन, IPP के सुल्तान रईस और आज़ाद उम्मीदवार आसिफ उस्मानी में सख्त मुकाबला मुतवक्के है। GBA2 गिलगित में नून लीग के हाफिज़ुर रहमान, PP के जमील अहमद, IPP के फताहुल्लाह और आज़ाद उम्मीदवार अतीक पीरज़ादा में सख्त मुकाबला मुतवक्के है। जबकि GBA18 दयामर में साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और IPP के उम्मीदवार गुलबर खान का मुकाबला नून लीग के किफ़ायतुर रहमान से है। GBA19 गज़र में आज़ाद उम्मीदवार नवाज़ खान नाजी, PP के जलाल शाह और नून लीग के ज़फ़र मोहम्मद अहम उम्मीदवार हैं। GBA13 इस्तौर में आज़ाद उम्मीदवार शाहिदा खुर्शीद, नून लीग के राना फरमान अली और PP के फ़हद हनीफ अहम उम्मीदवार हैं।
ذرائع سی پی او لاہور نے بتایا ہے کہ گلگت بلتستان میں انتخابات کے موقع پر ڈیوٹی دینے کے لیے پنجاب پولیس نے 10,000 اہلکار بھجوا دیے ہیں۔ یہ اہلکار انتخابی نتائج آنے تک وہاں رہیں گے۔ ان ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ پنجاب پولیس کے 1400 اہلکار اسلام آباد بھی بھجوائے گئے ہیں۔ یہ اہلکار اسلام آباد پولیس کی نفری کشمیر بھجوائے جانے کے باعث وہاں تعینات کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ بجٹ کے لیے ایک نمبر پر بات چل رہی ہے۔ جب تک اس نمبر کے مطابق وسائل تلاش نہیں کیے جاتے تب تک بجٹ بنانے میں مشکل ہوگی۔ جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ امید ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ دیر از اے نمبر کہ اس نمبر کے یعنی اس نمبر کے مطابق جو ہے جب تک سورسز جو ہیں وہ فیڈریشن کے پاس مرکز کے پاس نہیں ہوں گے تو یہ بجٹ جو ہے جس طرح سے بنایا جا رہا ہے تو اس کے بنانے میں جو ہے وہ مشکلات ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ ون وے آر دی ادر، وہ دائیں سے کریں یا بائیں سے کریں یا آگے سے کریں یا پیچھے سے کریں، سورسز بھی یہی ہیں اور آخر ملک بھی جو ہے وہ فیڈریشن نے بھی چلنا ہے اور صوبوں نے بھی چلنا ہے، تو اس کو جو ہے وہ طریقہ کار فرق کیا نمبر میں آپ نہیں بتا رہے، میں بتا دیتا ہوں، آپ بتا دیں ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ 1700 ارب روپے کے آس پاس نمبر ہے یہ۔ بہرحال بات اسی کے اوپر ہو رہی ہے، لیکن میں اس کو ریجیکٹ یا کنفرم نہیں کرتا، لیکن بہرحال جو بھی یہ نمبر ہے اس کو تو پورا کرنا ہی پڑے گا، چاہے پیپلز پارٹی مانے یا نہ مانے، یہ کریں گے آپ؟ پیپلز پارٹی نہیں دیکھیں، پیپلز پارٹی کیوں نہیں مانے گی؟ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیا گورنمنٹ کو نہیں چلانا چاہتی؟ بالکل یہ نہیں چاہتی۔ ہوپ فلی کسی نہ کسی جو ہے وہ نتیجے پہ پہنچ جائیں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر ممتاز راٹھور نے پروگرام جرگہ میں سلیم صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم عوامی ایکشن کمیٹی سے بات چیت کے لیے راستہ نکلے، لیکن اگر قانون ہاتھ میں لیا جائے گا تو پھر ریاست آہنی ہاتھوں سے نمٹے گی۔ ہم ابھی بھی چاہتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے راستہ نکلے، لیکن ڈیفینیٹلی جب کہیں پہ قانون کو توڑا جاتا ہے، قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو پھر قانون کے حساب سے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ کا اندازہ کیا ہے کہ یہ جو احتجاج کا مرحلہ ہے یہ بخیریت گزر جائے گا؟ دیکھیے گزر جائے گا، لیکن اثرات اچھے نہیں ہوں گے اس کے۔ لیکن آنے والے وقت میں ہمیں یقیناً جو ریاست کے اندر، میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں، جو سب سے بڑی بات یہ کہ میں نے پہلے آپ سے کہا نا کہ سیٹیں رہتی ہیں یا سیٹیں ختم ہوتی ہیں، اگر انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے، خون گرتا ہے تو اس کی قیمت دینی پڑتی ہے، اور یہ ریاست اس کی مکمل نہیں ہے۔ 9 جون کو آزاد کشمیر میں کل عدم تنظیم کے احتجاج کی کال کے باعث اسلام آباد سے آزاد کشمیر پہنچنے والی سیکیورٹی نفری جگہ جگہ تعینات کر دی گئی ہے۔ تمام حساس علاقوں کی سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔ انٹرنیٹ سروس شدید متاثر ہے۔ مظفر آباد، باغ اور امیر پور میں پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں کا فلیگ مارچ جاری ہے۔ کل عدم تنظیم کے 72 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جن کے قبضے سے اسلحہ، مواصلاتی آلات، مشتبہ دستاویزات برآمد کر لیے گئے ہیں۔ وفاقی حکومت نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں گلگت بلتستان کے ترقیاتی بجٹ میں اضافے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ دستاویز کے مطابق آئندہ مالی سال گلگت بلتستان کے وفاقی ترقیاتی بجٹ میں 27.32% کا اضافہ تجویز کیا گیا ہے۔ آئندہ مالی سال گلگت بلتستان کا ترقیاتی بجٹ 39 ارب روپے سے زائد تجویز کیا گیا ہے، جبکہ نظر ثانی ترقیاتی بجٹ 30 ارب 67 کروڑ روپے مختص کیا گیا ہے۔ جیو نیوز کو موصول دستاویز کے مطابق یہ اضافہ گلگت بلتستان کے رواں مالی سال کے نظر ثانی ترقیاتی بجٹ میں تجویز کیا گیا ہے، جبکہ اصل ترقیاتی بجٹ کے مقابلے گلگت بلتستان کے لیے 5.26% اضافہ بنتا ہے۔ دستاویز کے مطابق رواں مالی سال گلگت بلتستان کے لیے 37 ارب 10 کروڑ روپے کا ترقیاتی بجٹ رکھا گیا ہے۔ آئندہ مالی سال گلگت بلتستان کے لیے بلاک ایلوکیشن ADB کی مد میں 23 ارب روپے، وزیر اعظم کے خصوصی پیکج کے تحت 4 ارب روپے
नलतर हाइड्रो पावर के 16 मेगावाट मंसूबे की तामीर के लिए 2 अरब 20 करोड़ रुपए, रीजनल ग्रिड के क़याम के मंसूबे के लिए 1 अरब, मुख्तलिफ साइट्स पर सोलर प्लांट्स मंसूबे के लिए 1 अरब 71 करोड़ और रीजनल ग्रिड के क़याम की मंजूरी के लिए 1 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान में निकासी आब, सड़कों और पानी फराहमी के मंसूबों जबकि अस्पतालों की तामीर के मंसूबों के लिए भी फंड्स तजवीज़ किए गए हैं। कराची में आलमी बैंक के ताउन से जारी BRT येलो लाइन मंसूबे में अरबों रुपए की मुबैना बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन ने बेज़ाब्तियों का एतराफ़ करते हुए कहा है कि हुकूमत ने मामले पर कार्रवाई शुरू कर दी है। ज़राए बताते हैं कि इंक्वायरी ऑफिसर ने साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी और दीगर अफसरान को तलब कर लिया है। 21 किलोमीटर तवील BRT येलो लाइन मंसूबे में 6 अरब रुपए से जायद की मुबैना माली बेज़ाब्तगियों की निशानदही की गई है। मंसूबे के तहत सेनेटर ताज हैदर पुल से मुंसलिक पुराना जाम सादिक पुल और 2 डिपोज ज़ेर तामीर हैं, जहाँ कवायद के बरक्स एडवांस अदायगियों का मामला सामने आया है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि मुआहदे के मुताबिक IPC के बगैर किसी किस्म की अदायगी नहीं की जा सकती। ज़राए के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी सिंध ने मामले की इंक्वायरी का हुक्म दिया है, जिसकी तहकीकात इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के सुपुर्द की गई है। इंक्वायरी ऑफिसर ने साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी और मौजूदा प्रोजेक्ट डायरेक्टर कमाल हकीम दायो समेत दीगर को तलब कर लिया है। मुतल्लिका अफसरान को येलो लाइन मंसूबे का मुकम्मल रिकॉर्ड भी साथ लाने की हिदायत की गई है। शर्जील इनाम मेमन ने रेड लाइन मंसूबे पर दौरे के दौरान कहा कि साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी ने कवायद व ज़वाबित के खिलाफ एडवांस अदायगियाँ की, जिनकी तहकीकात जारी हैं। येलो लाइन में हमारे एक PD साहब थे, उन्होंने कुछ एडवांस पेमेंटें की और वो एडवांस पेमेंटें जो की वो एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं बनती हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत क्लियर होते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसका एक फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट में होता है कि जी आपने जब वो IPC जनरेट होती है, जब आप कोई कॉन्ट्रैक्टर काम करता है तो IPC जनरेट होती है, तब पेमेंट करनी है, एडवांस पेमेंट आप नहीं कर सकते। तो जब वो उन्होंने एडवांस पेमेंट की तो हमें लेट पता चला, और जब वो तब पता चला जब वो PD हट गए थे, हमने दूसरा PD रखा। दूसरी PD ने हमें बताया कि जी इस तरह की एडवांस पेमेंट्स हुई हैं। सेक्रेटरी साहब ने राइटिंग में लेटर लिखा चीफ सेक्रेटरी साहब को और ACS PND को कि जी ये कुछ एडवांस पेमेंट हुई है, उस पर एक्शन लिया जाए, तो उस पर एक्शन सरकार ने लिया। ज़राए का कहना है कि मामले पर मुअस्सर कार्रवाई न होने के बायस एंटी करप्शन के आला अफसरान का तबादला भी किया गया है। कैमरामैन तलहा खान और साथी रिपोर्टर अमीन अनवर के साथ जमार जोख्यो, जियो न्यूज़, कराची। आगे बढ़ते हैं। कोयटा के सिंडमन अस्पताल में एक शख्स ने लेडी डॉक्टर पर तेजाब फेंक दिया। मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया। लेडी डॉक्टर को एयर एम्बुलेंस से कराची पहुंचाया गया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि हुकूमत लेडी डॉक्टर के इलाज की मुकम्मल जिम्मेदारी उठा रही है। वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात भी की जा रही हैं। कोयटा के यंग डॉक्टर्स का सेक्रेटरी सेहत के खिलाफ एहतजाज और हंगामा आराई। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुआविन खुसूसी शाहिद रिंद, सेक्रेटरी सेहत और DIG कोयटा की प्रेस कॉन्फ्रेंस न होने दी गई। तीनों तेजाब गर्दी के वाक़े पर ब्रीफिंग दिए बगैर चले गए। जिना अस्पताल कराची में रेबीज का एक और केस रिपोर्ट हुआ है। हैदराबाद में कुत्ते के कांटे की शिकार मरीजा को जिना अस्पताल कराची लाया गया। 35 साल की मरीजा में हाइड्रोफोबिया समेत रेबीज की दीगर अलामात की तस्दीक हुई। टेस्ट मुस्बत आने के बाद मरीजा को लवाहिकीन अपने साथ ले गए हैं। रवां साल सिंध में कुत्ते के कांटे के 40,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि कराची में अब तक रेबीज से 10 अमवात हो चुकी हैं। कुछ मौसम की बात करते हैं। महकमा मौसमियात ने मुल्क में गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफे का खदशा जाहिर किया है। 7 से 12 जून के दौरान हीट वेव की वार्निंग जारी की गई है। बाज़ मकामात पर पारा 48 से 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। सिंध और बलूचिस्तान के चंद अजला में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान है। कराची में 8 से 12 जून के दौरान दर्जा हरारत 40 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकता है।
महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में आइंदा हफ्ते शदीद गर्मी की लहर की पेशगोई कर दी, जबकि शहरियों को एहतियाती तदाबीर की हिदायत की है। 8 जून से फिजा में हाई प्रेशर सिस्टम बनने का इम्कान है, जो 11 जून तक बरकरार रहेगा। 7 से 12 जून के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में हीट वेव जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 8 से 11 जून के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान है, जबकि सूबे के मैदानी इलाकों में पारा 41 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। इसी तरह 8 से 10 जून के दौरान चित्राल, दीर, सवात और गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत 37 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने की तवक्का है। पंजाब में सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है, जहां मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान है। कोटोहार और इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 41 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड जा सकता है, जबकि पंजाब के बेशतर अजला में पारा 44 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई की गई है। सिंध और बलूचिस्तान के चंद अजला में 7 से 12 जून के दौरान दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री जायद रहने का इम्कान है, जबकि बाज़ मकामात पर पारा 48 से 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। शदीद गर्मी के बायस जनूबी पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में गर्दालूद हवाएं और आंधी चलने का भी खदशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 8 से 12 जून के दौरान शदीद गर्म मौसम मुतवक्का है, जहां दर्जा हरारत 40 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकता है, जबकि रात के दर्जा हरारत में भी इजाफे का इम्कान है। ईरान ने जाबल के इलाके में मशरकी सरहद पर दहशतगर्द गिरोह के अनासर की दरअंदाजी कोशिश नाकाम बना दी है। ईरानी बॉर्डर गार्ड के कमांडर अली अकबर जावेदान ने कहा है कि दरअंदाजी करने वाले 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है और इनसे बड़ी तादाद में बरामद होने वाला असलहा भी कब्जे में ले लिया गया है। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी फॉरेन पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का कहना है कि ईरान खित्ते में तवाज़ुन कायम करने के अमल में शामिल है। अब किसी शरारत या बेअमनी पर मज़ीद तहम्मुल का मुज़ाहिरा नहीं किया जाएगा। ईरान के इस अमल से अमरीकियों को कुछ तकलीफ होगी, लेकिन वो धीरे धीरे इसके आदी हो जाएंगे। गाज़ा में इस्राएली फ़ौज ने शादी की तकरीब पर हमला करके 2 ख़वातीन समेत 7 अफराद को शहीद कर दिया, जबकि 15 ज़ख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इस्राएली फ़ौज ने गाज़ा सिटी में एक पनाह गुज़ीनों के कैंप को निशाना बनाया। कैंप के अंदर 2 मिसाइल फटने से शादी की तकरीब तबाही में बदल गई। ज़ख्मियों और हलाक अफराद को फौरी तौर पर अल-शिफा और फील्ड अस्पताल मुंतकिल किया गया। अरब मीडिया के मुताबिक इस्राएली हमले के नतीजे में शोहदा की तादाद में इजाफे का खदशा है। मूसाखिल में नामालूम अफराद की फायरिंग से मकामी सहाफ़ी लाला असराफील जंब हक हो गए। मुल्ज़मान फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का यह वाक़या मरकज़ी जामे मस्जिद के करीब लाला असराफील के दुकान के सामने पेश आया। मुसल्लह अफराद की फायरिंग से वो मौके पर जंब हक हो गए। फायरिंग के बाद मुल्ज़मान फरार हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँच गई और शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। SHO मोहम्मद खान के मुताबिक लाश पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। लाला असराफील मकामी सहाफ़ी और प्रेस क्लब मूसाखिल के रुकन थे। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने 2 जून को जहरी बुलबुल में पेश आने वाले वाक़े की शदीद मजम्मत की है और इसके खिलाफ 10 जून को पूरे सूबे में शट डाउन हड़ताल का ऐलान किया है। खुजदार में गुफ्तगू करते हुए सरदार अख्तर मेंगल का कहना था कि जहरी बुलबुल में BNP के रहनुमा सरदार नसीर अहमद मूसियानी के घर पर कार्रवाई की गई, जिसमें सरदार नसीर अहमद और उनके जवां साल बेटे सरदार ज़ादा खेल अहमद शदीद ज़ख्मी हुए। उन्होंने बताया कि खलील अहमद बाद में जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। सरबराह BNP ने मजीद कहा कि कार्रवाई के दौरान सरदार नसीर के 2 बेटों समेत घर के 10 अफराद को भी हिरासत में लिया गया है। पार्टी को शदीद खदशा है कि ज़ेर हिरासत अफराद को कोई जानी नुकसान पहुँचाया जा सकता है। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अब उन्हें जहरी बुलबुल में मुतासरा ख़ानदान से फातह खानी के लिए जाने से भी मना कर दिया गया है।
محکمہ موسمیات کے بروقت الرٹس اور ارلی وارننگ سسٹم نے سینکڑوں جانیں محفوظ کر دیں۔ ہنزا نگر میں ہسپر ہوپر گلیشیئر کے پھٹنے اور گلیشیائی سیلاب کے خطرے سے متعلق پیشگی انتباہ کے بعد آبادی کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا، جس کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خطرے کے بارے میں اداروں اور ضلعی انتظامیہ کو بروقت وارننگ جاری کی گئی تھی۔ وارننگ موصول ہونے کے بعد مقامی آبادی کو فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے احکامات کیے گئے۔ ترجمان کے مطابق 5 جون کی رات 8:52 پر ہسپر گلیشیئر سے پانی کے اخراج کا عمل شروع ہوا، جو بعد ازاں تیزی اختیار کرتے ہوئے گلیشیائی سیلابی ریلی یعنی گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈ میں تبدیل ہو گیا۔ صورتحال کے پیش نظر پہلے سے جاری حفاظتی اقدامات اور آبادی کی بروقت منتقلی انتہائی مؤثر ثابت ہوئی۔ جیو فلمز اور فلم والا پکچرز کی پیشکش۔ پاکستان کی پہلی زومبی ایکشن تھرلر فلم زومبید کی ملک بھر کے سنیما گھروں میں نمائش جاری ہے۔ شہری اس منفرد فلم کو دیکھنے کے لیے سنیما گھروں کا رخ کر رہے ہیں۔ جو ایکشن تھا، جو اس کی پکچرائزیشن تھی اور جو فعال مصطفیٰ اور ان کی ایکٹنگ تھی، پاکستان کے حساب سے بہترین مووی تھی۔ مووی بہت اچھی تھی، ہمیں بہت مزہ آیا۔ پاکستان کا اچھا انیشیٹو تھا، زومبی مووی کا فرسٹ ٹائم تھا تو اچھا تھا، ایکٹنگ بھی اچھی تھی۔ ایسی موویز بننی چاہیے جس میں میسیج ہوتا ہے، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے۔ واٹ اے ونڈرفل مووی، بہت ہی زبردست، بہت ہی شاندار مووی تھی۔ امریکہ کی آزادی کو 250 سال مکمل ہونے کے حوالے سے جشن کے موقع پر فریڈم 250 کے عنوان سے پاکستان میں امریکی مشن نے پروقار تقریب کا انعقاد کیا۔ تقریب میں خطاب کرتے ہوئے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے کہا کہ یہ دن امریکی تاریخ کا ایک اہم سنگ میل ہے اور اس کے ساتھ ہی آزادی، جمہوریت اور اشتراک کی ان مشترکہ اقدار کا جشن بھی ہے جو پاکستان اور امریکہ کو ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں۔ تقریب میں امریکی میرین کور کی کلر گارڈ کی جانب سے پرچم کشائی کی گئی، جبکہ پاکستان اور امریکہ کے قومی ترانے بھی بجائے گئے۔ بعد ازاں امریکی فضائیہ نے سینٹرل کمانڈ کے بینڈ نے موسیقی کے سر بکھیرے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد افضل جاوید کو کنگ چارلز سوم کی جانب سے ذہنی صحت کے شعبے میں نمایاں خدمات کے اعتراف میں آرڈر آف دی برٹش امپائر اعزاز سے نوازا گیا۔ اس سے پہلے حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا تھا۔ پروفیسر افضل جاوید سابق صدر ورلڈ سائیکیٹرک ایسوسی ایشن اور فاؤنٹین ہاؤس کی ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن ہیں۔ انہیں ذہنی صحت کے شعبے میں نمایاں خدمات کے اعتراف میں 2 جون 2026 کو برطانیہ کے بادشاہ چارلز سوم کی جانب سے ونسر کیسلز میں منعقدہ تقریب میں OBE اعزاز دیا گیا۔ پروفیسر افضل جاوید دنیا بھر میں ذہنی صحت کے فروغ کے لیے اپنی خدمات کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے ذہنی صحت کے شعبے میں تربیت، پالیسی سازی، ماہرین کی استعداد بڑھانے اور ایسے علاقوں میں مستقل سہولیات قائم کرنے میں کردار ادا کیا جہاں وسائل محدود تھے۔ پروفیسر افضل جاوید نے برطانیہ کی کئی فلاحی تنظیموں میں بھی اہم خدمات انجام دی ہیں۔ حکومت پاکستان نے ذہنی صحت کے شعبے میں قومی، علاقائی اور عالمی سطح پر ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا تھا۔ پروفیسر افضل جاوید بانی اور چیئرمین اخوت ڈاکٹر محمد امجد ثاقب کے بڑے بھائی ہیں۔ ڈاکٹر امجد ثاقب کو بھی ان کی سماجی خدمات کے اعتراف کے طور پر حکومت پاکستان کی جانب سے ستارہ امتیاز اور ہلال امتیاز پیش کیا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایران نے زاحل کے علاقے میں مشرقی سرحد پر دہشت گرد گروہ کے عناصر کی تیراندازی کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو یہ خبر دیں، کھیلوں کی دنیا سے T20 ویمن ورلڈ کپ کے وارم اپ میچ میں سری لنکا ویمن نے پاکستان ویمن کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔ پاکستان ویمن نے 8 وکٹ پر 168 رنز اسکور کیے۔ لارڈز ٹیسٹ میں انگلینڈ کے خلاف نیوزی لینڈ کی شکست ایک دن کے لیے ٹل گئی۔ تیسرے دن بارش کے سبب تقریباً 10 اوورز کا کھیل ہو سکا۔ کیوی ٹیم کو 2 وکٹوں کے نقصان اٹھانا پڑا۔ کھیل کے خاتمے تک کیوی ٹیم نے 55 رنز بنائے تھے، جبکہ اس کے 5 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تھے۔ چوتھے روز نیوزی لینڈ کو جیت کے لیے 199 رنز اور انگلینڈ کو فتح کے لیے 5 وکٹوں کی ضرورت ہے۔ جاپان میں کھیلے گئے انڈر 18 ہاکی ایشیا کپ میں پاکستان نے کانسی کا تمغہ جیت لیا۔ تیسری پوزیشن کے میچ میں گرین شرٹس نے ملائیشیا کو 3-0 سے شکست دی۔ ایونٹ کا ٹائٹل بھارت کے نام رہا، جس نے فائنل میں جاپان کو 4-1 سے مات دی۔